नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के सवाल। आपको बता दूं 21 सितंबर को एग्जाम नहीं हुआ है ग्रुप डी का, कल 22 सितंबर को है, फिर सैटरडे संडे को अवकाश है। तो 20 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 42 एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित देखने वाले जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ, कमेंट सेक्शन लास्ट में बताना कितने सवाल आपके जीके के यहाँ से करेक्ट हो पा रहे हैं। और जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ, आने वाले सेट पे यहाँ से काफ़ी सवाल आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। देखिएगा सवाल नंबर 1, ब्लड में तरल रूप को क्या कहा जाता है? लिक्विड पार्ट जो ब्लड में रहता है उसे प्लाज्मा बोला जाता है। ब्लड में प्लाज्मा और जो सेल्स रहती है, प्लाज्मा आपका 55% है और ब्लड सेल्स है जिसमें 45% सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स रहती है। और जो प्लाज्मा है वो किससे बनकर होता है? प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर होता है, साल्ट और प्रोटीन, वाटर अधिकतम होता है। नेक्स्ट सवाल, पश्चिम बंगाल में ए.के. बनर्जी ने किस प्रकार के साल के वृक्षों का संरक्षण किया? आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक की 360 डील जो प्रिपरेशन ऑफर है ऑलराउंड तैयारी 20 से 24 सितंबर है। टेक्स्ट बुक पास पहले जो 360 में मिल रहा था, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। 324 रुपये में ये डील मिल रही है सबसे मिनिमम प्राइस पर, तो इस कूपन कोड से आप फ़ायदा उठा सकते हो। एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस आप कह सकते हो, जो साल में 365 दिन होते हैं ना। और टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा क्या है कि एक मॉक आपके पास ले लीजिएगा और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। 580 प्लस एग्जाम्स के, जितने चाहे स्टेट और सेंट्रल और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको तैयारी जारी रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और कम समय में आप जो ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओ। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट देते हुए। तो ये वाला एनसीईआरटी के जो आर्टिकल हैं कि पश्चिम बंगाल में जो साल के वनों का संरक्षण किया गया है, जो आराबाड़ी वन क्षेत्र में, बार बार इस वाले सेक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 सवाल तो आ चुके हैं हूबहू यहाँ पर। तो ए.के. बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल में ये हुआ था 1972 में, लोगों की भागीदारी से एक तरीके से जागरूकता बढ़ाई गई। पहले लोग जागरूक नहीं थे और आपसी झगड़े वगैरह होते थे। फिर यहाँ पर आए ए.के. बनर्जी, किनके सहयोग से ये आराबाड़ी में किस प्रकार के वृक्षों का, वन का संरक्षण हुआ है? तो साल वन है ना, उसका संरक्षण किया गया है और जिसके 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण हुआ साल वन का। किसने किया है? ए.के. बनर्जी के प्रयास से। ग्रामीणों का यहाँ पर सहयोग रहा है। कहाँ पर हुआ है? आराबाड़ी, पश्चिम बंगाल। कब हुआ है? 1972 में। यहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये पूरा आर्टिकल ज़रूर देखना। वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव किया और मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी ए.के. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया और उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया गया। इसके बदले में वहाँ के निवासियों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हो सकता है आने वाले सेट में सवाल बन जाए। तो निवासियों की भागीदारी रही है जिन्होंने देखभाल की है वनों की, और उनको 25% उपयोग का अधिकार भी दिया गया और लकड़ी वगैरह हैं, पशुओं को चराने की भी अनुमति दी गई। और स्थानीय समुदाय की सहमति से 1983 तक आराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया और 12.5 करोड़ का मूल्य भी उसका आंका गया। फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस उम्र से कम बच्चे हैं उनको पोलियो की दवा पिलाकर नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव, जो पोलियो टीकाकरण अभियान है, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 का शुभारंभ किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाकर। अगला सवाल यहाँ पर, पी आपको 1.5 किलोवाट दे रखा है, वी 220 वोल्ट दे रखा है, आर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको किलोवाट को वाट में बदलना है क्योंकि ऐसे यूनिट में लेनी है सभी इकाइयाँ। तो 1.5 किलोवाट में कितना होगा? आप कहेंगे सिंपली 1000 से गुणा ही तो करना है, यानी 1500 वाट हो जाएगा। अब 1500 वाट आपको पावर दे रखी है, ठीक है, और P दे रखी है, V दे रखी है, R फाइंड आउट करना है। अब P बराबर क्या होता है दोस्तों? VI होता है। R तो नहीं होता, तो आप कहेंगे V बराबर तो IR होता है ना। तो यहाँ से आप I के स्थान पर क्या ले सकते हो? V बट्टा R ले सकते हो। तो I के स्थान पर V बट्टा R रखूँगा तो V स्क्वायर बट्टा R हो जाएगा P बराबर। अब P बराबर V स्क्वायर यानी 220 मल्टीप्लाई 220 बट्टा आपके R जो आपको फाइंड आउट करना है उसको इससे ले लेंगे, नीचे आ जाएगा पी आपके 1500 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसका आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में बताना। 1/6 ओम के साथ प्रतिरोध के संयोजन पर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
अब आपको न्यूनतम प्रतिरोध पूछा तो याद रखना श्रेणी क्रम में न्यूनतम नहीं होता, मैक्सिमम प्रतिरोध देखने को मिलता है। और समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है ना, जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं उनसे भी कम तुल्य प्रतिरोध मिलता है, प्रत्येक इंडिविजुअल प्रतिरोध से भी कम तुल्य प्रतिरोध देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी इस बार आ भी चुका है। तो न्यूनतम प्रतिरोध मेंशन था, तो आपको डायरेक्टली 1/6 ओम के जितने भी 7 प्रतिरोध हैं उनको किस क्रम में ऐड करना है, तो आप कहेंगे समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? 1/r समानांतर क्रम में है। अब प्रतिरोध 1/r यानी 1/1/6 प्लस इस प्रकार 1/1/6 आप ऐड करेंगे 7 बार, क्योंकि ये 7 प्रतिरोध है, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए। ऐसे ऑलरेडी मेंशन नहीं था कि श्रेणी क्रम में या फिर समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम देखने को मिलता है। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो किस प्रकार न्यूनतम आएगा? 1/r बराबर, अब 1/1/6 है तो 6 अपने आप ऊपर चले जाएंगे, यानी आपको 7 बार 6 ऐड करने तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो उल्टा हो, 42 आ रहा तो ज़्यादा आ रहा, लेकिन ये आपको 1/r आ रहा, न कि ओनली आर। ओनली आर कितना हो जाएगा? ओनली आर 1/42, जो कि न्यूनतम देखने को मिल रहा है। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर इस टाइप से बहुत से कैंडिडेट ने गलती की होगी, श्रेणी क्रम में डायरेक्टली ऐड कर दिया होगा, उस केस में उनका क्या आंसर आएगा? तो 1/6 आप डायरेक्टली 7 बार ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम है, 7/6 आंसर आ जाता है जब उसको श्रेणी क्रम में करते हैं। और समानांतर क्रम में 1/42 आंसर आ रहा है। और काफ़ी कैंडिडेट ने गलती की होगी, समानांतर क्रम में ले लिया होगा, यानी 1/6 ऑलरेडी समानांतर कर रहे हो आप, लेकिन ये 1/6 ओम प्रतिरोध दे रखा है, उसको दोबारा उल्टा करना पड़ेगा, यानी 6 करके फिर उल्टा करेंगे तो आपका 1/42 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, जब परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पुंकेसर से वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर एक नलिका विकसित होती है। परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई ये बीजांड तक पहुँचती हैं। ये सबसे पहले एक्शन होता है नलिका विकसित होने का। एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, तो इस प्रकार इसके ऑप्शन में भी घुमा फिरा के दिए गए थे। तो ये आप एनसीईआरटी देखेंगे तो परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात स्वपरागण हो रहा है या फिर परपरागण हो रहा है, दोनों ही केस में वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंच जाते हैं उसके पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। तो नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचता है अंडाशय तक? इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक ये पहुंचती हैं। और निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है जो बाद में एक कठोर आवरण विकसित कर लेता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, परिपक्व होकर फल बनता है। और जो बाह्य दलपुंज पंखुड़ी है पुंकेसर, बाद में ये गिर जाते हैं। इस टाइप से ये पूरी होती है निषेचन। नगर निगम का सबसे बड़ा आपको राजनीतिक प्रमुख पूछा है तो मेयर हो जाएगा। फिक्की की स्थापना कब हुई है? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में हुई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? किसकी? नाबार्ड की। फाउंडर कौन है फिक्की के? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। और बात करूं फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता बने हैं दिसंबर 2021 को। आवर्त आपको दे रखा है, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा, सातवें में तत्वों की संख्या कितनी है? अब आपको पता है पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 एलिमेंट है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने हैं? 18 है, छठे और सातवां आवर्त वैसे अपूर्ण है लेकिन 32 एलिमेंट। फोटोसिंथेसिस में उत्पाद में 6 जल के अणु कितने जल के अणुओं से बनते हैं? एग्जैक्टली इस टाइप से सवाल में मेंशन था, तो आपको 12H2O करना था। काफ़ी कैंडिडेट है फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन याद करके जाते हैं, जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O और क्लोरोफिल, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश, 6O2 प्लस C6H12O6 हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पर 6H2 है, लेकिन एक्चुअल जो रिएक्शंस में ये दे रखा है कि उत्पाद में भी जल के अणु, तो आप फोटोसिंथेसिस की एक ये भी रिएक्शन होती है, तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गई? तो इसको जब आप एक तरीके से, ये दोनों ही बैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का मैं निशान इस प्रकार लूँ तो यहाँ पर 6H2 है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6H2 होगा। ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर 6CO2 प्लस 12H2O में से 6H2O माइनस हो गए, पीछे कितने रहे? 6H2O तो रहे हैं, फिर वो सेम रिएक्शन
O2 प्लस C6H12O6 है। या फिर मैंने उत्पाद में भी आपको दे रखा है कि जल के अणु बनते हैं, उस केस में अभिकारक में कितने जल के अणु है, तो उस केस में अभिकारक पर 12H2O। तो ये रिएक्शंस भी फोटोसिंथेसिस की वैलिड रिएक्शंस रहती हैं। जब सवाल में इस प्रकार मेंशन था तो 12H2O एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शन में 12H2O भी था, 6H2O भी था, तो स्टूडेंट ने मैक्सिमम ने 6H2O किया होगा, जो गलत है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के रिएक्शंस में क्या होगा, तो यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। जब बेरियम क्लोराइड की आप रिएक्शंस कराते हो एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो आपको बेरियम सल्फेट मिलता है, जो कि अवक्षेप के रूप में ठोस अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप मिलता है, और AlCl3 भी यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो निपुण प्रोग्राम की बात हो रही है, जो कि ये 2021 में लॉन्च किया गया है। जो उस समय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक पूछा जा सकता है, भाई कब तक, कौन से ग्रेड तक, तो तीसरी कक्षा है ना छात्र, वहाँ तक, यानी आयु होगी 3 से 9 वर्ष के छात्र के लिए, या फिर 3rd ग्रेड के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है, लक्ष्य है निपुण भारत योजना का। अब निपुण की आपको फुल फॉर्म पूछ लें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, बाकी यहाँ पर इस निपुण योजना को प्राप्त करने के लिए टीचर को भी ट्रेनिंग चाहिए ना, तो टीचर के लिए जो ट्रेनिंग है उसे निष्ठा नाम दिया गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इसका न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। न्यूनतम के केस में आपको समानांतर क्रम में ऐड करना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, और श्रेणी क्रम में करेंगे तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ईजी वन है। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो जो 1981 में स्थापित हुआ है, हेमिस नेशनल पार्क, पूछा जाता बार बार किस हेतु है, तो हिम तेंदुआ के लिए है और है लद्दाख में। इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये विकल्प थे तमिल, संस्कृत, मराठी और कन्नड़। आप कहेंगे मराठी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तमिल 2004 में ऐड हुई है, संस्कृत 5 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु 8 में, ठीक है, मलयालम 13 में और उड़िया 14 में। किसने भारत की सभी रियासतों का एकीकरण किया है, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1947 में भारत आज़ाद हुआ ना, उस समय 562 रियासतें थी, तो इनका एकीकरण किया इन्होंने। मक्का कहाँ पर है, मक्का मदीना दोनों ही सऊदी अरब में है। मक्का जहाँ पर मोहम्मद इस्लाम धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं, इनका मक्का में जन्म हुआ है, और मदीना में डेथ। फोटो नहीं, प्रकाश किरण अगर अभिलंब के अनुदिश हवा से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगा, ये सेम विकल्प थे। अब 2 माध्यम है, हवा से जल में कर रही है। हवा एक तरीके से विरल माध्यम है, यानी उसका अपवर्तनांक कम है, जल का ज़्यादा है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, ये इसका अभिलंब है। तो प्रकाश किरण जो प्रवेश कर रही है ना, वो अभिलंब पर ही कर रही है, यानी ये प्रकाश किरण अभिलंब पर ही प्रवेश करती है। जब अभिलंब पर प्रवेश करती है 2 माध्यम में, तो वो विचलित बिल्कुल भी नहीं होगी, स्पीड जरूर कम होगी, क्योंकि विरल से सघन माध्यम है ना, तो स्पीड कम होगी, ज़्यादा अपवर्तनांक सघन का स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में विचलित नहीं होगी। ध्यान रखना इस वाले सवाल में, स्पीड कम होगी लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा सवाल ये भी पूछा गया है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, चिपको आंदोलन दोस्तों रैनी गांव में, स्पेशल गांव मेंशन था ना कि राज्य। उस समय उत्तर प्रदेश तो उत्तराखंड वैसे अभी आता है चमोली जिला, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही तो थे, बाद में अलग हुए हैं। चिपको आंदोलन हुआ था रैनी गांव, गढ़वाल है, गढ़वाल के रैनी गांव में 1970 के दशक में, 1973 में हुआ है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, व्हाट आर द फेस्टिवल ऑफ अंगामी ट्राइब इन नागालैंड। अंगामी जनजाति के द्वारा नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है, तो ये है सैकरणी उत्सव। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 किससे संबंधित है, तो निःशुल्क शिक्षा, मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया है ना 21 क में, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही ऐड हुआ है, 21 क में मौलिक अधिकार। और क्या हुआ है 86वें संविधान संशोधन में, और आपको पता है पहले मौलिक कर्तव्य थे 10, 11वां मौलिक कर्तव्य जो ऐड हुआ है, मौलिक कर्तव्य आपको 51A में देखने को मिलता है। तो 51A में पहले जे तक थे मौलिक कर्तव्य, फिर 11वां के ऐड हुआ है ना, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता का अवसर उपलब्ध कराना।
ये इसी 86 में हुआ। साथ ही साथ 45 आर्टिकल 45 है, उसमें भी कुछ उपबंध ऐड हुए हैं कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु नहीं प्राप्त करें। 6 वर्ष तक राज्य प्रयास करेगा ही करेगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 2021 में जारी नीति आयोग का गरीबी सूचकांक, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो 2021 का जारी हुआ है, इसमें सबसे पहले पायदान पर राज्य मतलब सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। राज्य की 91.91% आबादी है वो बहुआयामी गरीब है। तो गरीबी के केस में बिहार के बाद यहाँ पर रैंक है झारखंड की, झारखंड के बाद यूपी है, एमपी है। और तो आप कहेंगे सबसे कम गरीब कौन से है? तो सबसे कम गरीब है केरला, उसके बाद गोवा, फिर सिक्किम, ये टॉप 3 है। और केरल में जो एक कोट्याट्टम जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज भी की है। केरल के 93rd यानी 93 साल के किस कलरीपायटू प्रशिक्षक को 2022 पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह है दोस्तों शंकनारायण मेनन। कौन? शंकनारायण मेनन है। 93 वर्ष की एज में कलरीपायटू प्रशिक्षक है, इन्हें पद्मश्री 2022 से नवाजा गया है। मानव जनन कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भाई आपको मानव जनन कोशिका में पूछा है, न कि सामान्य मानव कोशिका में। तो यहाँ पर मानव जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र, या फिर आपको ऐसे पूछ लेना कि स्पर्म में, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, एग में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप कहेंगे 23 होते हैं। 23 जोड़ी नहीं है ये दोस्तों, ओनली 23 गुणसूत्र है। 23 जोड़ी तो सामान्य मानव कोशिका में होते हैं जो आप 46 बोलते हो, लेकिन जर्म सेल का आपको पूछा, जो सेक्स सेल है, जर्म सेल है, उसमें कितने होते हैं? उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि बाद में यही जर्म सेल के गुणसूत्र 23 और 23 मिलते हैं ना, तब 46 हो जाते हैं। तो नई जो कोशिका का निर्माण होता है अगुणित कोशिकाओं से। मार्च 2022 तक आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर? भाई आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और मार्च 2022 तक भी 4 ही थे। तो कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन। सबसे लास्ट में कौन बने हैं? तो सबसे लास्ट में आप कहेंगे एम के जैन है। इनका वैसे पहले भी था कार्यकाल, और रविशंकर और एम के जैन है। नेक्स्ट सवाल 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने फीसदी का आरक्षण दिया गया है? तो इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण, जो आप 33% कह सकते हो, नगर निकाय में, ग्राम पंचायत में, सब जगह। नेक्स्ट वाल यहाँ पर मसलन पूछा है, मलमल जो आप बोलते हो, या फिर इसे कह सकते हो मसलिन। मसलिन इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो मलमल। मलमल क्या है? तो एक सूती वस्त्र है, सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है, और ढाका बांग्लादेश का ये वस्त्र काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वाल क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविश किस आईपीएल टीम से खेलते हैं? तो डेवाल्ड ब्रेविश है, ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? शुगर कैन गन्ना के किण्वन से बनता है एल्कोहल। एल्कोहल में भी एथेनॉल होता है। मेथेनॉल तो जहरीला होता है, तो पीने योग्य है, जो शराब के रूप में एथेनॉल का उपयोग होता है। जो किण्वन होता है, एल्कोहलिक किण्वन जिसे बोला जाता है, यीस्ट की अनुपस्थिति में होता है, एल्कोहल और CO2 बनते हैं। किसमें कोवोलेंट बॉन्ड है? सहसंयोजक बंध किसमें है? भाई आपको मैं बता दूं, जब धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, आवेश बन जाता है, उसमें आयनिक बंध होता है। धातु और अधातु के मध्य ज़्यादातर आयनिक बंध देखने को मिलता है। और सहसंयोजक बंध है, जैसे कार्बन बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन, कैल्शियम धातु, ऑक्सीजन अधातु है, तो इसमें तो आयनिक बंध है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु Cl2 क्लोराइड अधातु है, तो ये भी आपके आयनिक बंध है। ये भी सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु आयनिक बंध है। पीछे ऑप्शन रहा 1 P2O3। फास्फोरस है, अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। महान हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, ये क्या है? क्या महान हिमालय है? ये सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को वृत्त हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री बोला जाता है। इसे आप महान हिमालय भी कहेंगे, वृत्त हिमालय भी कहेंगे। हिमालय के भाग से बार बार सवाल आ रहा, तो पूरा पढ़ के जाओ ना, एक सवाल जरूर मिल रहा है। हिमालय के भाग देख लो। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय कहा जाता है, ठीक है। मध्य या फिर लघु हिमालय है, वृत्त हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल के नाम से आप लघु हिमालय बोलते हो। इसके बाद यहाँ पर कुमायूं हिमालय है, नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे सतलज और काली के मध्य कुमायूं है, ठीक है। काली और तिस्ता के मध्य नेपाल है। तिस्ता और दिहांग के मध्य असम है। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय है। और ये पूछा हुआ सवाल है दून का कि लघु या फिर लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन है संबंधित सही कथन, जिसमें था कि ये कभी नहीं काटती हैं। कुछ आपके ऑप्शन थे कि ये 90 डिग्री में कट करती हैं, 30 डिग्री में, वैसे ये कट करती ही नहीं है। मादा जननांग कौन सा नहीं है, ये विकल्प थे। इनमें से आप कहेंगे शुक्रवाहक है, मादा जननांग नहीं है, बाकी सभी मादा में है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के हैं। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 77,492 वर्ग किमी में टोटल वन है मध्य प्रदेश में, जो कि पूरे देश का 25.14% एरिया कवर करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड है, छत्तीसगढ़ थर्ड है। ये वन स्थिति रिपोर्ट पूरी देखना। सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत, अब परसेंटेज पूछ लें, जैसे पूरे राज्य का क्षेत्रफल है 100%, उनमें से वन है सबसे अधिक। जैसे कि मिजोरम है, जो भी क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल का 84% भाग में वन है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मिजोरम में सर्वाधिक अधिक वन है सर्वाधिक, और सेकंड अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी है। तो ये रिपोर्ट 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 है, जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। और इसमें परसेंटेज भी आपको पूछ ले, वन और वृक्ष आवरण का 24.62 है, और केवल वन आवरण का पूछे तो 21.71% है। कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो बार बार यहाँ से सवाल टच किए जा रहे हैं। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने कॉर्नर और फलक होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। फलक होते हैं आपके 5, और कॉर्नर पूछा है यानी एज पूछा तो 9 एज है, 5 फेस है, और जो शीर्ष होते हैं वो 6 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर MnO2 के HCl से रिएक्शन पर MnCl2, H2 और Cl2 गैस निकलती है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन का पूछा है तो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि HCl का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और MnO2 है ये रिड्यूस्ड हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक को चाहिए बड़ी छवि, और अवतल दर्पण है ये थोड़ा आवर्धन ज़्यादा करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे चौक पाउडर कह सकते हो। चौक पाउडर के साथ HCl रिएक्शन करेगा तो ये CO2 देगा, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां ग्रुप है, उसके एलिमेंट हैं OS से टीपो वाली जो ट्रिक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेन। तो ये जो तत्व हैं इनको आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना था। तो वर्ग है ना ये पूरा OS से टीपो, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या है, कम होती दिखेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है जब अप टू डाउन आते हो आप। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक ऑक्सीजन के हैं, फिर सल्फर के हैं, इस टाइप से। Which disease can be detected using a portable device developed by scientists from IIT खड़गपुर। सवाल पूछा है कि IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार के रोग को डिटेक्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो बिना चीर-फाड़ के। ये भी ऑप्शन सवाल में दे रखा है। तो ओरल कैंसर रहता है, जो मुंह का कैंसर रहता है उसको। पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी विशेषता गलत दे रखी थी आपको, जिसमें एक ऑप्शन था कि भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करते हैं, जो कि गलत है। पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ना कि ग्लाइकोजन। अंतिम सवाल है, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना और वास्तविक है। यदि दर्पण को 24 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु का 6 गुना हो जाएगा। तो बताओ वस्तु की स्थिति में क्या चेंजेज आया है। एक तो इसका मेरे को आंसर है सही रूप से ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लैंग्वेज में इसमें गड़बड़ी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि दर्पण को 24 सेंटीमीटर विस्थापित किया जा रहा है। अब किस साइड करेंगे, आगे की साइड दर्पण को लेके आ रहे हैं या फिर पीछे की साइड, क्योंकि वस्तु तो आपकी फिक्स रखी हुई है। जैसे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब आपके 3 गुना और वास्तविक बनता है, यानी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कौन सी स्थिति में बनता है, जब वस्तु कहाँ पर रखी है। जैसे ये F है, ये आपके C है। वस्तु जब F पर होगी तो अनंत पर बनेगा काफ़ी बड़ा, लेकिन ये आपको दिख भी रहा है ना, प्रतिबिंब अनंत पर तो है नहीं, 6 गुना बड़ा, 3 गुना ऑलरेडी बता दिया बड़ा है। तो F और C के मध्य आपकी वस्तु रखी रहेगी, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है, C से परे कहीं बनता होगा। यहाँ पर वस्तु आपकी रखी हुई है। सेकंड केस बोल रहा है, जब इस दर्पण को आप 24 सेंटीमीटर विस्थापित कर रहे हो, अब 24 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहे हो इस साइड या फिर इस साइड लेके जा रहे हो, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। और बाकी इसका क्या हल हो सकता है, जैसे कि मैं इसको पीछे की साइड में ले जाता हूँ 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर इसको पीछे ले लिया मैंने, तो एफ भी 24 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा इसका। ठीक है, एफ भी 24 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा, अब 24 सेंटीमीटर कहीं आए, और सी भी इसका 24 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। उस केस में इसकी 6 गुना कैसे प्रतिबिंब बना ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वस्तु आप धीरे धीरे एक तरीके से हट रही है, ये एफ से हट रही है। उस केस में प्रतिबिंब छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब दर्पण को आगे लाया गया होगा उस केस में ये कंडीशन वस्तु बड़ी हुई होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दर्पण को ये आगे लेकर आ रहे होंगे।
तो थोड़ी स्थिति क्लियर नहीं है और जिनको इसका सॉल्यूशन पता है वो टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकता है। इमेज का मैंने डाला हुआ है इस सवाल को भी, वहाँ पर नीचे जो रहता है कमेंट सेक्शन उसमें इमेज आप भेज सकते हो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा, ताकि और कैंडिडेट को भी लाभ मिल सके। और जिनको पता है वो लिंक कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली भी बता सकता है, ये सवाल कहीं पर भी आपको मिल पा रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखे 42 एग्जैक्ट सवाल जो 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट के पूछे गए हैं, और जो बची हुई PDF फाइल है जहाँ पर जितना एनालिसिस हुआ है, काफ़ी थर्ड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस नहीं कराया तो उसका मैंने कंटेंट तैयार भी नहीं किया, लेकिन जो तैयार किया है 5 से 6 दिन की PDF फाइल मेरे को भी पता है पेंडिंग, आप बार बार मैसेज भी कर रहे हो, तो मैं कल मॉर्निंग पे कुछ PDF ज़रूर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मेक श्योर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।